जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए फिर एक नई क्लास आरआरबी लोको पायलट CBT 2 के लिए कि प्राइवेट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आज उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। यदि आप भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ITI रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन में, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क हम उसका सिलेबस पूरा पढ़ा रहे हैं। आप हमारे चैनल को जाकर देखिए और विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में सारी वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कौन सा जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बता दिया था। इसके आगे क्वेश्चन हम सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चन 2018 के आगे क्वेश्चन जो आरआरबी लोको पायलट में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घरेलू उपकरण का आमतौर पर संचालित होता है, यानी हमारे घर में कितनी सप्लाई आती है, तो 230 वोल्ट AC आती है। कौन सी आती है? 230 वोल्ट AC आती है। और RMS आता है। कौन सी वोल्टेज आता है? यदि एग्जाम में आए क्वेश्चन की कौन सा वोल्टेज आता है, तो RMS वोल्टेज। RMS वोल्टेज का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन्स स्क्वायर। रूट मीन्स स्क्वायर, यानी प्रत्येक क्षण जो करंट या वोल्टेज का मान जो परिवर्तित हो रहा है उसी को हम बोलते हैं RMS वैल्यू, RMS वोल्टेज। तो क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 पोल 3 फेज की एक मोटर है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई पे चलती है, तो उसकी गति की गणना कीजिए। तो हमारा मोटर का RPM का जो सूत्र होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, NS बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी आवृत्ति F अपॉन पोल। तो बस आपको ये रखना है। कितने पोल कितने दिए गए? 4। कितने फेज की मोटर है? 3 फेज की। तो NS 120, फ्रीक्वेंसी कितनी है? F की जगह हम क्यों कितने रखना है? 50 हर्ट्ज। पोल कितने हैं हमारे पास? 4। आप इस फार्मूले को उतार लीजिए, आपको नहीं पता है तो ये सारी चीज़। अब इसको कट करते हैं। 4 की टेबल में 12 कितनी बार? 3 टाइम 30। 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कितना हो जाएगा? 1500, है ना। अब 1500 RPM है क्या हमारे पास आंसर में? हाँ सर, पहला ही ऑप्शन है। तो हम मोटर का RPM इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राथमिक सेल का उपयोग अधिक सर्वाधिक होता है? यानी सर्वाधिक कौन सा हम सेल यूज करते हैं? तो लिथियम आयन। आपने जो आजकल की बैटरी है, सबसे ज़्यादा यूज सेल मोबाइल में ये सारी, तो कौन सा सेल यूज हो रहा है? लिथियम आयन सेल हो रहा है। EV में सब में कौन सा सेल हो रहा है? लिथियम आयन। इसकी यानी इफिशियंसी भी बहुत अच्छी है। ब्रेंजिंग, अगला क्वेश्चन है, ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्प्लेटर सामान्यतः का बना होता है। अब ये सर क्वेश्चन कहाँ से? ब्रेंजिंग, तो ये हमारा है सोल्डर वाले यूनिट से क्वेश्चन है। तो जो ब्रेंजिंग है उसमें स्प्लेटर यूज होता है, वो कौन सा होता है? कॉपर का बेस और चांदी की मिश्र धातु का। क्लियर है? ये ब्रेंजिंग मेथड यूज की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम क्या निर्देशित करता है? तो ओम एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 3 के बीच संबंध बताया था, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच। क्लियर है? उन्होंने ये बताया जो वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है? समान अनुपाती होता है। और उसके बाद उन्होंने बोला, यानी इसका मतलब ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? किसी सर्किट में करंट बढ़ेगा। जब हम समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट क्या लगाया हमने? R। तो R इंटू I, यही हमारा किसका नियम था? ओम का नियम। अब देखते हैं इनमें से ओम का नियम कौन सा है। हाँ सर, V बराबर R इंटू आई है क्या? V बराबर R इंटू आई, ये तो नहीं हो सकता। फिर हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने I, तो अब इसको I को यहीं रखा और R को कहाँ ले आए? नीचे। तो V बटे R, ये नीचे आ गया, ये आ गया V बटे R और R ही गया। तो ये वाला फार्मूला एक तो ये होता है। तो इसमें से देखते हैं ये वाला है क्या? हाँ, ये है, I बराबर V बटे R। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? तो दोस्तों, सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग 2 प्रकार की होती है, एक हार्ड सोल्डरिंग होती है और सॉफ्ट सोल्डरिंग। जो हार्ड सोल्डरिंग होती है वो 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है। 450 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर सोल्डरिंग की जाती है उसको हार्ड सोल्डरिंग करते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग वो होती है जो 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल की सोल्डरिंग होती है वो सब किस में आती है? हमारी सॉफ्ट सोल्डरिंग में। इलेक्ट्रिकल में जितनी भी सोल्डरिंग होती है वो सब काय में आती है? सॉफ्ट सोल्डरिंग, यानी 450 से नीचे डिग्री पे की जाती है। तो सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा, अब ये किसके लिए पूछ रहे हैं? तो हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए पूछ रहे हैं। अब सोल्डरिंग के लिए सीमा, तो ये 600 से 900, ठीक है, 1000 से 2000, यानी 450 सब ऊपर ऑप्शन है। सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक 100 से 150।
अब ये है हमारा 180 से 250, क्योंकि हमको पता है जो इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग है वो सॉफ्ट सोल्डरिंग में आती है, वो हमारा 450 डिग्री से नीचे, तो हमारा 180 से 250 डिग्री वाला ऑप्शन रहेगा। क्लियर दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी रोज़ डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। लोको पायलट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नई नई चीज़ें इसमें मिलती रहेगी। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरपोल, जो इंटरपोल वाइंडिंग में की जाती है निम्नलिखित में किसके साथ श्रेणी में रखी जाती है? तो इंटरपोल हम किसके लिए रखते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग में। कहाँ पर रखते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में रखते हैं। क्लियर है आपको? अब रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य को कम करने के लिए है। यानी हमारा रेक्टिफायर है, यानी हमने जो रेक्टिफायर लगाया है उसमें हम फिल्टर का काम क्या होता है, हम फिल्टर क्यों लगाते हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं कि रेक्टिफायर करता क्या है। तो रेक्टिफायर हमारा जो एसी करंट होता है उसको डीसी में बदल देता है। क्लियर है आपको? रेक्टिफायर का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना। आपको ये पता होगा जो एसी सप्लाई आती है वो हमारी इस टाइप से एक साइनोसॉइडल वेव में चलती है, साइन वेव में चलती है, और जब डीसी में बदलती है तो जब रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, जो हम डायोड यूज़ करते हैं, तो उसमें जो रहता है तो इस तरह से चेंज तो होती है पर कुछ ना कुछ एसी के गुण आ जाते हैं, कुछ ना कुछ क्या आ जाते हैं, एसी के गुण आ जाते। इसको बोलते हैं रिपल। क्या बोलते हैं? रिपल। तो एसी के गुण आ जाते हैं, हो जाती है डीसी पर थोड़े से एसी के गुण आ जाते हैं। तो अब इसके लिए इसको जो ये रिपल होती है, इन रिपल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? चोक लगाते हैं या कैपेसिटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चोक या कैपेसिटर। तो हम ये कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है? इन रिपल्स को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसको हम रिपल्स को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम रेक्टिफायर में कैपेसिटर का। क्लियर है? फिल्टर के रूप में। समझ में आया होगा। भारत में अधिकांश विद्युत का उत्पादन कहाँ से होता है? तो अधिकांश जो विद्युत का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? तो हमारा होता है थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले से 60% तक बिजली बनाई जाती है इंडिया में। कोयले से ही विद्युत उत्पादन होता है। उसके बाद हमारा होता है जल से, उसके बाद होता है हमारा पवन चक्की, उसके बाद होता है नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से। तो क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? यानी सामान्य व्यक्ति का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? रेजिस्टेंस आपको सभी को पता होगा कि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो करंट को जो रोकने का काम होता है वो रेजिस्टेंस करता है। इसको हम ओम में व्यक्त करते हैं। किस में करते हैं? ओम। इस टाइप से। अब एक मानव शरीर में का रेजिस्टेंस कितना होता है? हमने आपको पता होगा कि मानव शरीर 90 वोल्ट तक सहन कर सकता है, 90 वोल्ट तक सहन करता है। उसके नीचे आपको करंट नहीं लगता। जैसे आपने सेल को देखा, सेल को पकड़ लेते हैं, हमको करंट नहीं लगता। हम बैटरी नॉर्मल टच कर लेते हैं, हमको नहीं लगता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मानव शरीर 90 वोल्ट तक सहन कर सकता है। तो उसका मेन कारण है जो मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम होता है। कितना होता है? 1 किलो ओम। ये सूखी अवस्था में होता है ना, यहाँ पे गीली अवस्था अभी बोला नहीं हम, ये स्वस्थ मानव का इतना होता है। क्लियर है? समझ में आया होगा। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट का इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है? अंतर्वेशन सुरक्षा, यानी आईपी बोलते हैं इसको, आईपी, इंग्रेस प्रोटेक्शन, आईपी। अभी होता क्या है? तो ये दो वर्ड होते हैं। आईपी बहुत इंपॉर्टेंट। आप मोबाइल भी लेने जाते हो तो उसमें आईपी देखते हो। तो आईपी होता क्या है? आप लाइट हो, मोबाइल हो, उन पे आईपी लिखा होता है, मोटर होता है उस पर भी आईपी लिखा है। सर ये आईपी का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस प्रोटेक्शन क्या होता है? पहला अक्षर आपको बताता है सॉलिड से प्रोटेक्शन, सॉलिड यानी धूल मिट्टी, सॉलिड से सुरक्षा देना, ठीक है। और दूसरा अक्षर देता है पानी से, वाटर से, कि वाटर से आपको कितना, आपका जो उपकरण है वो कितना सेफ है। आपको बोलते हैं ना कि हम पानी, मोबाइल को पानी के अंदर भी, कुछ मोबाइल ऐसे आ रहे हैं कि पानी के अंदर भी डाल दो तो उनको कुछ नहीं होता है। तो वो आईपी में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आई, ये सॉलिड की वैल्यू कहाँ तक होती है? 0 से 6 तक होती है। यानी आपका 6 पर है, कोई चीज़ 6 लिखी है, इसका मतलब आपको पूरी तरह धूल मिट्टी कण से पूरा प्रोटेक्शन देगा वो। क्लियर है? यानी वो अंदर नहीं जाएगी। और पानी की वैल्यू कितनी होती है? पी की वैल्यू यानी वाटर वाली वैल्यू कितनी होती है? 0 से 8 तक। कितनी होती है? 8 तक। यदि 8, ऐसे तो 9 तक होती है, पर 8 आपको यानी ये देता है कि प्योर आपको हम कि वाटर ड्रॉपलेट इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, 0% रहेगा।
यानी वाटर के ड्रॉपलेट भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो वैसे ही इन्होंने बोला घर की लाइट जो होती है उसका आईपी कितना होना चाहिए, 6.5। कितना होना चाहिए, 6.5। आप भी अब घर की लाइट जो देखते हो उसमें देखना, उस पर आईपी लिखा रहता है, बल्ब ले जाओ किसी पे भी उस पर आईपी लिखा रहता है। क्लियर है, तो ये समझ में आया होगा। वाटर आपका 0 से 1 2 3 4 6 7 8, मोबाइल भी उसमें भी देता है। 8 सबसे अच्छा होता है, यानी कहीं पर लिखा है, समझिएगा, कहीं पर लिखा है IP 6.8, इसका मतलब ये आपको धूल से भी प्रोटेक्शन देगा और आपको वाटर से भी प्रोटेक्शन देगा पूरी तरह से। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। भारत के घरों में सिंगल फेज एसी सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होती है? तो अभी मैंने बताया था किस रूप में होती है, आरएमएस वोल्टेज। रूट मीन्स स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल। इसके आरएमएस की वैल्यू का मान कितना होता है, कभी एग्जाम में आ जाए तो 0.707। क्लियर है। अगला, नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण यानी जो हमारा कंज्यूमर होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कनेक्शन होना चाहिए ट्रांसफार्मर का? तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, आपको भी दिखता होगा कि हमारे घर के बाहर 4 वायर होते हैं और उधर से कितने होते हैं, 3 वायर ट्रांसफार्मर के पहले। तो जहाँ 3 वायर होते हैं वहाँ डेल्टा कनेक्शन होता है, जहाँ 4 वायर होते हैं वहाँ कौन सा कनेक्शन होता है, स्टार। तो सर ये डेल्टा में क्या होता है, केवल RYB 3 फेज होते हैं, और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, RYB और न्यूट्रल। सर ये 3 वायर भी तो होते हैं, एक वायर न्यूट्रल का, क्योंकि हमारे घर पे सिंगल फेज आता है तो एक फेज लेते हैं और एक हम क्या लेते हैं, न्यूट्रल। क्लियर है आपको। तो इसलिए हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है हमारे कॉलोनी में वो डेल्टा स्टार वाइंडिंग कनेक्शन होता है। वो क्या करता है, यानी 3 वायर उसमें RYB 3 फेज आ रहे हैं, वो हमको कितना दे रहा है, वो एक फेज, और एक न्यूट्रल हमारा सिंगल फेज घर में, हमारे घर में जो आ रहा है वो दे रहा है। तो वहाँ पर स्टार कनेक्शन होता है, इसमें डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। तो इसका आंसर है हमारा D, 4th। ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है कितनी वाइंडिंग होती है, मैंने कल ही बताया था आपको कि ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि इसमें केवल कितनी वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग। इसका उपयोग स्टेबलाइजर में किया जाता है। ये आपको अलग अलग वोल्टेज देता है आउटपुट में, यानी आउटपुट में आपको बहुत सारे अलग अलग क्या दे देता है, वोल्टेज दे देता है। इसको हम वेरियक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरियक। ऑटो ट्रांसफार्मर का एक और नाम क्या होता है, वेरियक। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला, 4 बीट समूह किया जाता है तो क्या कहते हैं हम 4 बीट को, हम 2 बीट को क्या कहते हैं, बाइनरी। 2 बीट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी 0 1। 4 बीट को हम कहते हैं निबल। क्या कहते हैं हम, निबल, यानी 0 1 0 1, इनको बोलते हैं हम निबल। 4 बीट को हम क्या बोलते हैं, निबल, और 8 बीट को हम क्या बोलते हैं, बाइट। क्लियर है आपको। तो हम 4 बीट को क्या बोल देंगे, निबिल। केबल में जो लक्स को भी कहा जाता है, तो लक्स जो होते हैं वो केबल के पहले लगाए ज्वाइन किए जाते हैं। तो एक तरह से हम उनको कहते हैं कि सूज होता है, केबल का जो सूज यूज होता है उसको हम लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्स। एक कॉपर के आते हैं, तांबे के बने होते हैं, उनको केबल के ऊपर लगाया जाता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा किस प्रकार से लक्स होते हैं, तो इनको केबल के ऊपर जो लगाया जाता है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केबल के, ये एक तरह से सूज का काम करते हैं। क्लियर है सभी को। अगला, SMPS। SMPS होता क्या है, तो स्विच मॉडलिंग पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई होता क्या है, तो ये यानी एक तरह से क्या करता है, यानी जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम इनमें लगा रहता है, चार्जर कंप्यूटर सिस्टम, इसमें ये क्या करता है, जो हमारा CPU होता है उसमें हर इक्विपमेंट को अलग अलग वोल्टेज देने का काम करता है। तो ये होता है SMPS। अब ये किसकी तरह काम करता है, चॉपर, या चॉपर के प्रिंसिपल पे काम करता है। चॉपर क्या होता है सर, तो ये फिक्स DC, जो हमारी फिक्स DC होता है, DC सप्लाई होता है, उसको वेरिएबल DC में बदल देता है। सर वेरिएबल DC का मतलब क्या होता है, यानी परावर्तित, यानी बहुत सारी अलग अलग DC में क्या कर देता, परिवर्तित कर देता है। तो इस चॉपर के सिद्धांत पे ये क्या करता है, काम करता है। तो ये हमारा इन्वर्टर हुआ, ठीक है, इन्वर्टर हुआ, हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उन सभी में ये SMPC चार्जिंग, हमारा लैपटॉप हुआ उसमें चार्जिंग मोड में, तो ये सब SMPS लगा आते हैं। DC धारा,
डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी तकनीक सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? यानी हम डीसी मोटर की गति को कंट्रोल यानी सामान्य गति से अधिक गति की कौन सी गति प्रदान कर सकती है? तो कौन सा ऐसी टेक्निक है? तो जो हमारा डीसी मोटर होता है उसमें सबसे पहले होता है हमारा क्या, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, ये हमारा आर्मेचर होता है और ये हमारा होता है सप्लाई, जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि डीसी मोटर। तो हम फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग को कंट्रोल करने से हम सामान्य से भी अधिक गति क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? ये डायग्राम है उसका, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊर्जा मापी। एनर्जी मीटर में फ्लक्स का निर्माण कब बदलता है? जो हमारे यहाँ एनर्जी मीटर होता है उसमें जो फ्लक्स बनता है उसका निर्माण कब बदलता है? तो या तो आपने ज़्यादा करंट लिया या ज़्यादा वोल्टेज, जब भी उसका जो फ्लक्स है या तो वह ज़्यादा घूमेगा, आपने बोलता है ज़्यादा बिल आ गया, तो किस कारण हो रहा है? तो इसी कारण होता है। या तो क्या हो रहा है, या तो करंट रेटिंग उसकी बढ़ गई है सामान्य धारा एवं वोल्टेज की वजह से, यानी असामान्य करंट जा रहा है और वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा फ्लक्स का यानी जो फ्लक्स है वो क्या होगी, बार बार बदलती रहेगी। डीजल जनरेटर में ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो डीजल जनरेटर में जो डीजल जनरेटर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नर। अभी गवर्नर होता क्या है, ये गवर्नर जो जनरेटर होता है, जनरेटर की जो स्पीड होती है उसको अधिकतम से कम से अधिकतम जो पूरी गति को कंट्रोल करता है हाई स्पीड पे, तो वो कौन करता है? हमारा गवर्नर, जिसके अंदर डीजल डालते हैं हम ना। करंट कंट्रोल मोड का उपयोग किया जाता है। तो हम जो बैटरी को चार्जिंग करते हैं सीरीज में, है ना, यानी हम किस लिए देते हैं? करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग। तो बैटरी को हम कंटिन्यूसली चार्जिंग यानी कांस्टेंट चार्जिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैटरी को करंट कंट्रोल चार्जिंग मेथड का यूज करते हैं। भारत में सिंगल फोर्स एसी वॉल्व आमतौर पे कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? तो आपको सभी को पता होगा कि हमारे भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में वहाँ कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हम इसमें ALP की आपको यदि पूरा कोर्स पढ़ना है तो हम निःशुल्क यूट्यूब पर पूरी वीडियो डली है। आपको लोको पायलट का हमारा प्लेलिस्ट में वीडियोस पूरी आपको मिल जाएगी, आप देखिए और वहाँ से सारी चीज़ें आपको ये क्वेश्चन उन भी मिल जाएंगे आपको, किस तरह से मैंने पूरा डीप में पढ़ा है। स्टार और डेल्टा संयोजन संतुलित लोड पर विद्युत शक्ति कितनी होगी? तो विद्युत पावर होगा 3 फेज में √3 VL/IL cos थीटा, क्योंकि ऐसी सप्लाई है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? 4th। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की आयल की परावैद्युतिक सामर्थ्य। तो परावैद्युतिक सामर्थ्य क्या शक्ति कितनी होती है? तो 30 kV/mm। कितनी होती है? 30 kV/mm। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है ट्रांसफार्मर आयरन कितना ऊंचा लगता होता है? तो 30 kV/mm वो सहन करना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों। अगला 3 फेज का प्रतिरोध है, उसका 100 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ा, तो उसमें प्रवाहित होने वाला करंट कितना होगा? तो हमारा वही क्या क्या दिया है, तो ओम का नियम सभी को पता है, V बराबर क्या होता है? I × R। अब हमको क्या क्या दिया इन्होंने, यहाँ पर दिया हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम, यानी R कितना दिया? 10। वोल्टेज कितना दिया? 100। और निकालने का बोल रहे करंट, बस कुछ नहीं करना, 1 0 से 1 0 कट गई, इक्वल में था तो कितना एम्पियर आया? 10 एम्पियर। आंसर में देखो 10 एम्पियर का है। हाँ सर है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्लियर होगा, आप देख लीजिए। ओम का नियम लगा, V बराबर I × R। वोल्टेज हमारे को दिया है यहाँ पर कितना? 100 वोल्ट। और करंट ज्ञात करना था, रजिस्टेंस दिया था 10, इसको इक्वल में रखा। आप नीचे लाओगे 100 से 10 काटोगे, कितनी बार जाएगा? 10। कितना एम्पियर आया हमारा? 10 एम्पियर। अगला, द हीटिंग एलिमेंट एंड टोस्टर इज मेड ऑफ वायर। जो हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है टोस्टर का, वो किससे मेड होता है? तो मैंने आपको कल ही एक बताया था क्वेश्चन कि जो नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम वायर जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, प्रेस के, टेस्टर के, हीटर के, जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसमें जो गर्म होते हैं, करंट देने पे गर्म होते हैं, उन सभी में क्या लगा रहता है? नाइक्रोम वायर। कौन सा यूज होता है? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर 2 वायर से मिलकर बना होता है, निकिल और क्रोमियम। किससे मिलकर बना होता है? निकिल प्लस क्रोमियम। आपको समझ में आना चाहिए, निकिल प्लस क्रोमियम 2 से मिलके बना होता है। नाइक्रोम वायर कितने डिग्री पे? 440 यानी 1440 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? मेल्ट होता, पिघलता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट है किसके, कौन सी धातु के बने होते हैं? हमारा नाइक्रोम। आपने जो सिगड़ी, इलेक्ट्रिकल सिगड़ी होती है, वो उसमें भी जो वायर होता है वो भी कौन सा होता है? हमारा नाइक्रोम वायर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा।
किसी भी उपकरण को भू संपर्क प्रदान करेगा। यानी हम कह रहे हैं कि किसी भी जो भी उपकरण है उसको अर्थिंग कैसे प्रदान करोगे, तो अर्थिंग प्रदान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया उस जमीन का रेजिस्टेंस क्या होना, कम से कम होना चाहिए। हम जहाँ पे भी अर्थिंग कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि वहाँ का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 की 0। यदि रेजिस्टेंस अनंत होगा तो वो करंट को जाने नहीं देगा। इसलिए हम जब भी अर्थिंग करते हैं वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम, यानी कम से कम, 0 नहीं हो तो कम से कम हो। तो भू अर्थिंग करते समय हमको प्रतिरोध रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि कम से कम होना चाहिए। पहला आंसर आएगा। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल EMF कितना होता है? तो जो हमारा शुष्क सेल होता है, जो हम हमारे टीवी या रिमोट टीवी के जो रिमोट होता है उसमें यूज़ करते हैं, तो कितना होता है उसका वोल्ट, 1.5। इस शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी हम कहते हैं। किसी फ्यूज की फ्यूजिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो फ्यूजिंग एलिमेंट हम किस किस का बना सकते हैं? तो माइका का तो बना नहीं सकते, एक ऊंचा लोहे का नहीं बना सकते, स्टील का नहीं, किसका बना सकते? कॉपर का। किसका? तांबे का बना सकते हैं। यहाँ ऑप्शन डिपेंड है। सर आपने बनाया तो फिर यार टीन और लेड का बना होता, पर यहाँ तो ऑप्शन में नहीं। तो क्या टीन और यहाँ एल्यूमिनियम होता तो हम एल्यूमिनियम लगाते, पर यहाँ पर एल्यूमिनियम है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है? तांबा, कॉपर। केबल में होता है, तो केबल जो होती है आपको पता है, केबल जो तार होता है यानी जो चालक होता है तांबा, तांबे के ऊपर जो रबड़ चला देता है उसको ही हम, तो जो मोटा कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केबल। तो केबल एक ठोस प्रकार का विद्युत रोधी चालक होता है। नहीं, चालक नहीं होता वो। तो क्या होता है भैया? एक ही प्रकार के 2 या 2 से अधिक चालकों को एकल विद्युत राहक सब लपटे होता है। तो क्लियर है? हम चालक यानी हम केबल किसको कहते हैं? यानी एक या एक से ज्यादा तार को एक ही रबड़ के अंदर उसको पैक कर देते, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? केबल। क्लियर है? आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी बैटरी विद्युत अपघटन के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। कौन सी बैटरी में हम H2SO4 का यूज करते हैं? तो लेड एसिड जितनी बैटरी होती है हमारी, उसमें हम किसका यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जो बैटरी में हम पानी डालते हैं वो कौन में डालते हैं? लेड एसिड बैटरी में। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अगला, निम्न में कौन सा शुष्क सेल है? शुष्क सेल है, ड्राई सेल। तो जो कार्बन जिंक सेल होता है उसको ही हम कौन सा सेल बोलते हैं? ड्राई सेल। तो कार्बन जिंक सेल को हम क्या बोलते हैं? शुष्क सेल बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रचालन धारा कितनी एम्पियर है? 10 एम्पियर। उसमें 10 से 100 एम्पियर गए, तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए हम किसका उपकरण करेंगे? तांबे के खुले तार का नहीं, MCB का नहीं, एल्यूमिनियम के खुले तार का, MCB का। सर ये तो करंट है 100 एम्पियर, तो किसका हम उपयोग करेंगे? तो पहले बता दूं मैं, जो सर्किट ब्रेकर नाम दे रहा है, ये सुरक्षित ढंग से ब्रेक कौन करेगा? तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, वो कौन होता है? हमारा MCB और हमारा होता है MCCB, है ना। अब MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये किससे बचाता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड यानी यदि आपका 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर से ज़्यादा आपके यहाँ लोड आ रहा है और MCB 10 एम्पियर की लगी, तो ये ट्रिप कर देगा। क्लियर है? शॉर्ट सर्किट, यदि आपके जो करंट का रास्ता वो छोटा हो गया, यानी मान लो फेज और न्यूट्रल वायर आपस में मिल गए, चिपक गए, तो ये क्या कर देगा? फॉल्ट कर देगा। तो फॉल्ट नहीं होने से MCB क्या हो जाएगा? ट्रिप। तो सर यहाँ पे तो MCB नहीं, MCCB आंसर दे रहा है, तो ये क्या है? तो MCB का यूज हम करते हैं 10 एम्पियर से 63 एम्पियर तक। कितने एम्पियर तक? 63 एम्पियर तक। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर ये नहीं आएगा। बच्चे जब लोको पायलट की एग्जाम दी, सभी बहुत सारे बच्चों ने MCB लगाया, जो कि गलत था। क्यों? क्योंकि MCB 10 एम्पियर से 63 एम्पियर तक ही यूज में लेते हैं। उसके बाद जो यूज लेते हैं हम MCCB क्या होता है सर? तो इसको बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। सर ये क्या काम करती है? तो ये भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती है, पर ये कितने? हमारा 100 एम्पियर तक क्या करती है? बचाती है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? MCCB। क्लियर है दोस्तों? तो आपको समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उदाहरण है, तो अमीटर नहीं, वाट मीटर नहीं, एम्पियर आवर मीटर। क्लियर है? अगला, सिंगल फेज जो मोटर होती है उसमें कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? तो कैपेसिटर का कार्य क्या होता है कि उच्च टार्क प्रदान करे, उच्च टार्क या लोड उच्च सहन कर सके। तो हम देखते हैं दक्षता, हाई टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च प्रदान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
कैपेसिटर का। सिंगल फेस मोटर में उपयोग किए जाने वाले संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर वो होता है, कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटनी कैपेसिटर। क्लियर? जो हमारे पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। नीचे दिए गए चित्र में दर्शा गया है, तो यह हमारा करंट, ये जो सिंबल है वो बताता हमारा करंट की डायरेक्शन। कौन सा? करंट। तो ये है करंट कंट्रोल सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्लियर है आपको? मिक्सर कितनी पावर का होता है, कितने वाट का होता है? 400 वाट का। हम जो मिक्सर होते हैं घरेलू वो कितने वाट का यूज़ करते हैं? 400 वाट का। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने हर क्वेश्चन को आपको डीप में समझाया। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी यहाँ से हमारे चैनल से निःशुल्क प्रिपरेशन करें। दोस्तों मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अलविदा।